हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक अनदर नॉलेजेबल वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी की जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं उनके बारे में कि मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम मेरे रीजनिंग में 37 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40। ठीक है, तो कैसे मैंने मैनेज किया कि इतने मार्क्स में आ पाए और एग्ज़ाम में मेरा क्या एटीट्यूड रहा, किस तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया मैंने, ये सब बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। हालांकि देखो, स्कोर कार्ड मुझे मिला नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, अपने पूरा स्क्रीनशॉट मैंने चेक किए। तो क्योंकि काफ़ी पुराना टाइम हो गया है, लगभग 2 साल हो गए हैं, तो वो मिला नहीं मुझे ना। 1 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने क्लियर किया था। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने दिया नहीं क्योंकि फिर ज्वाइन नहीं किया था, तो वो भी नहीं दिया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी, किस वजह से इतने मार्क्स आ पाए, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और इवन इसमें जो मुझे लगा, मतलब कंपैरेटिवली आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ को लेकर, कि इसमें ये मार्क्स स्कोर करना आसान है। इसमें ज़्यादा टिपिकल टॉपिक जैसे डेटा सफिशिएंसी या फिर हमारा हो गया एनालिटिकल रीजनिंग। डेटा सफिशिएंसी तो फिर भी पूछ लिया जाता है, पर एनालिटिकल रीजनिंग पूछे जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जबकि एसबीआई पीओ में तो स्पेशली वो प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं एनालिटिकल रीजनिंग को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्कोर लाना उतना कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं है। जनरली हम देखें, हमें बैंक में क्या मिलता है कि 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, बट यहाँ पर 45 मिनट्स में हमें 80 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, है ना। तो अगर हम एवरेज भी करें अगर इसको, तो हमें ऑलमोस्ट 22.5 मिनट्स मिल जाते हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए, इसमें हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो वहां से अगर हम देखें तो हमें 2.5 मिनट ज़्यादा मिल रहा है ना, और क्वेश्चन सिर्फ 5 ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये अचीवेबल है, मतलब इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बस ये रहता है कि हमें सेक्शनल टाइम नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है टाइमिंग का, कि वो टाइमिंग हम मिस ना कर पाए, उस टाइमिंग को हम ब्रीच ना कर पाए जो हमने पर्टिकुलर सेक्शन को असाइन की है। ये असाइनिंग आप शुरू में ही कर लेना। मैंने तो इस टाइम को 22 और 23 में रखा था। 22 मैंने दिया था क्वांट्स को, और 23 मैंने दिया था रीजनिंग को। हालांकि 1-2 मिनट तो वो वेस्ट ही जाते हैं, वो स्टार्टिंग के जो टाइम है बहुत जल्दी से गुजरता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के वहाँ पर करना है। मेरा जो एग्जाम था उसमें क्वांट सेक्शन पहले था, जनरली वैसे यही होता है, क्वांट्स पहले था फिर रीजनिंग था। तो मैंने क्वांट्स को पूरा 22 मिनट दिया। आप ऐसा भी मत करना कि 10 मिनट्स पहले क्वांट्स को दिए, फिर रीजनिंग पे जंप किया, फिर वहाँ पर आए। कुछ लोग ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये स्ट्रैटेजी मैंने भी अपनाई थी 2019 वाले एग्जाम में। बहुत ही बुरा रहा था, और शायद आई थिंक 28 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। तो बहुत ही मतलब बेकार एक्सपीरियंस था। मैं सिर्फ जंप ही करता रह गया और क्वेश्चंस को नहीं कर पाया। तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा यही रहेगा कि आप पहले जिस भी सेक्शन को कर रहे हैं प्रॉपर टाइम, जैसे मैंने 22 मिनट्स अलॉट किए तो मैंने उसको दिया। उसके बाद रीजनिंग, जो बाकी बचा हुआ टाइम था मेरा 23 मिनट्स, वो मैंने प्रॉपर रीजनिंग को डेडिकेट किया। ये मेरा ना, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आप लोग इसको करना। यहाँ पर हम बात करते हैं केवल रीजनिंग सेक्शन की, तो कैसे मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए। तो स्कोर कार्ड तो मुझे मिला नहीं, बट मैंने यहाँ पर ये जो मेरा ज्वाइनिंग का मेल था प्रथमा बैंक में, मुझे आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग मिली थी 10 जून 2022, लगभग 2 साल पहले। यहाँ पर मुझे रिपोर्ट करना था, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं गया था इसके लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, स्कोर कार्ड मिला नहीं, अदरवाइज मैं आपको जरूर शो करता। आगे चलते हैं, देखिए बात करते हैं कि पहले तो एग्जाम एनालिसिस देखते हैं 2022 वाला क्या रहा था। हाँ, ये 21 का है, 22 का नहीं, 21 का है। 21 में मैंने एग्जाम किया। तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट देखिए, इसमें हाईएस्ट वेटेज इसका रहता है, और जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 22 to 25 क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स के। और यकीन मानिए ये बहुत ही डुएबल रहते हैं। जैसे कि आप सभी मॉक टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनसे आपको आसान रहेंगे, है ना। इजी टू मॉडरेट लेवल ही आपको इनका मिलेगा, इजी टू मॉडरेट। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो में बता दूंगा, मैं बना दूंगा, जिसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस टाइप की पर्टिकुलर पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसी टाइप के लगभग मैं आपको 6-7 टाइप बता दूंगा, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट दोनों के। उन्हीं में से आपको वहां पर पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में उन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपको अभी भी इतना ही देखने को मिलेगा, लगभग 22 से 25 मार्क्स का ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर पोर्शन है, कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने 15 मिनट्स में कवर कर लिया ना गाइज, तो ये जो 40 मार्क्स है ये आपके हो गए, समझ लेना इस बात को। अगर ये आपने मानो 24 तक या फिर 23 तक भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने इसको 14 to 15 मिनट्स में अगर आपने कवर कर लिया, जो कि डुएबल है, जो कि डुएबल है, अगर हम कैलकुलेट करें
3.5 मिनट भी अगर हम लें एक पजल के लिए, है ना, और ऑलमोस्ट हमें पर हम 5 पजल मानते हैं, है ना, और 3 मिनट्स भी अगर हम एक के लिए लें, मेरी बात यकीन करना, 2 मिनट में भी पजल हो जाती है, इतनी आसान पजल्स आती हैं इसमें। ठीक है, अगर हम 3 मिनट भी लें तो 3 into 5 आराम से हो जाएगा 25। अगर आते हैं 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब एक पजल ऐसा है जिसमें कि 3 क्वेश्चन है, और वो पजल बहुत ही ईजी होगा। कौन सा पजल होगा वो? जो कंपैरिजन वाला नहीं रहता है, 5% है, ग्रेटर है, लेस है, उसका वेट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा, इस तरह की जो चीज़ें रहती है, वो अलग, वो तो 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान है, ये करना बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। तो 14 to 15 मिनट्स में अगर आपने इसको कर लिया, तो आप समझो 40 नंबर आपके हैं, क्योंकि बाकी बचे हुए सेक्शन में कुछ नहीं है, है ना। जैसे कि मेरे एग्जाम में क्या हुआ, मेरे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस के टॉपिक्स थे वो नहीं आए एग्जाम में, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं आए। आपको भी ऐसा मिल सकता है कि कोई टॉपिक आपका जो पसंदीदा टॉपिक हो वो ना आए, जैसे कि मुझे ब्लड रिलेशन पढ़ा समझ में आता है अच्छे से, नहीं आया। उसको सोच के ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, जो आया उस पर ध्यान देंगे, तो इसको करा हमने। फिर मेरी इनक्वालिटी है, 5 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर हो गए। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, मेरी कमांड अच्छी है, 2.5 मिनट में अच्छे से हो गए थे। ठीक है, बाकी ये पेयरिंग और मीनिंगफुल वर्ड, ये क्वेश्चन थे। टोटल 40 नंबर का था, जिसमें कि मेरे 37 आए। अब वो 3 नंबर मेरे कहाँ कटे मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे क्या, इसमें ना नॉर्मलाइजेशन हुआ था उस टाइम, क्योंकि जब मल्टीपल शिफ्ट रहते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है। मैंने किए पूरे क्वेश्चंस थे, मैंने 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए थे, बट मार्क्स मेरे 37 आए। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है, हालांकि एक्यूरेसी का 100% है, तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो नहीं सकता कि मार्क्स कम हो। जरूर मेरा ऐसा ऐसा होगा कि मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर वहां पे गलत मार्क कर दिया होगा। जनरली ये रहता है, ये होता ही है चीजें, तो फिर मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रहा है मेन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी एग्जाम हॉल में अपनाई, पढ़ने में नहीं, एग्जाम हॉल में। एग्जाम में जब मैं गया, एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, वो मैंने क्या अपनाई। ये स्ट्रेटजी ना आप फॉलो करना मॉक टेस्ट में। अगर आप मॉक टेस्ट में जो भी तरीके से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो गाइस, एग्जाम में भी आप उसी तरीके से एग्जाम करने वाले हो। ये मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके से, आप ये समझ लो। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाके कोई नई तरीके से एग्जाम को कर दोगे, नहीं। तो अगर जो भी आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जैसे कि आपको कई बार पजल्स रिक्वायरमेंट्स पहले करने हैं, कई बार इनइक्वालिटी पहले करनी है, तो उन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करो अपने मॉक टेस्ट में, तभी आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। एग्जाम में कोई भी नई चीज़, कोई भी नया फॉर्मूला, कोई भी नया स्ट्रेटजी आपका माइंड अलाउ ही नहीं करता आपको करने के लिए। जिस तरीके से आप करते आ रहे हो उस तरीके से ही करोगे, और होगा भी वैसे ही, करना भी वैसे ही चाहिए। ठीक है, तो मेरी देखो क्या क्या चीज़ें रही। पहले बात तो मैंने क्या करा, जो पहला क्वेश्चन आया था उससे स्टार्ट कर दिया। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन आया मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूरा सेक्शन देखा, नहीं, या फिर पहले मैंने इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस ढूंढे, नहीं। पहला क्वेश्चन आया उसी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग की बाउंडेशन है। दूसरा, जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे उन्हें मैंने लास्ट के लिए बचाया। ऐसा क्यों किया मैंने? लास्ट में कई बार हमारे पास ना 1-2 मिनट बचते हैं, और एक पजल बच गई मान लो, 1-2 मिनट बचे, एक पजल बच गया, उस पजल को 1-2 मिनट में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो 1-2 मिनट लास्ट के बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो ये जो 1-1 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, कोशिश क्या करो कि लास्ट के लिए बचा लो, ताकि ये वाला अगर कंडीशन आपके पास आ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, और ये आती है कंडीशन, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आती है कि नहीं आती है। ठीक है, डिड नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नया तरीका कुछ नहीं ट्राई करा, जो मेरे बेसिक मेथड जो उसके कि मैं अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, उन्हीं को मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करी। आपको भी कोई भी नया एग्जाम में कुछ ट्राई नहीं करना है, जैसे मॉक टेस्ट में कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो मॉक टेस्ट से ही उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। मेड हिंट साइमल्टेनियसली विद सॉल्यूशंस ऑफ पजल एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट्स। क्या किया, पजल स्ट्रिंग अरेंजमेंट्स में हम क्या करते हैं, बार बार स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, जिस वजह से हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो जब भी आप पजल स्ट्रिंग अरेंजमेंट्स को कर रहे हो, मान लो किसी पजल को आप कर रहे हो, आपने बनाया, मान लो फ्लोर बेस था, है ना, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे डायरेक्ट मिल गई, मान लो इस तरीके से 5 फ्लोर था, कोई इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्ट मिल गई कि पी जो है वो 3rd फ्लोर पे रहता है, और एक इन्फॉर्मेशन मिली कि क्यू और पी के बीच में एक का गैप है, तो या तो हम केस बना लें, या फिर सीधे से हिंट बना ले कि क्यों यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर देंगे कि नहीं पहले आगे का पढ़ लेते हैं, डेफिनेट कोई चीज़ ले लेते हैं फिर उसको आगे दोबारा देखेंगे, नहीं। जो भी मिलती जा रही है, इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल की चीज़ें नहीं आनी है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल रहना है। जो भी स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट, अगर आपको प्रॉपर वहाँ पर मिल रही है इन्फॉर्मेशन, तो उसको अपने अरेंजमेंट में पुट करो, नहीं मिल रही है तो उसका हिंट बनाते हुए चलो, ताकि दोबारा दोबारा स्टेटमेंट्स को रीड ना करना पड़े। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, रीड 2-3 स्टेटमेंट्स टुगेदर टू मेक केसेस इन पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स। हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ी पजल की पहली और केसेस ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए। नहीं, मानो अगर पहली स्टेटमेंट ए के बारे में है,
तो एक बार में एक दो स्टेटमेंट और पढ़ लो। उससे क्या होगा, उससे आपको केसेस कम मिलेंगे और आपको जल्दी ही टाइम में सॉल्व हो जाएगा वो चीज। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होना है, एक ही केस आंसर आना है, बाकी के केस हमारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे किसी और कंडीशन से। तो उन कंडीशंस को स्टार्टिंग में ले लो ना, दो लगभग दो स्टेटमेंट तो पढ़ लिया करो, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पर ये चीज आसानी से हो जाए। आप समझ रहे हैं ना। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही, अगर आपको अच्छी लगी स्ट्रेटेजी तो आप इसको फॉलो करना, लेकिन फॉलो आप करना मॉक टेस्ट से स्टार्ट करोगे करना, तभी जाके एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। बाकी कोई भी डाउट है आपका किसी भी सेक्शन को लेकर, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ये एग्जाम इतना टफ एग्जाम नहीं है, अच्छे स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करोगे तो ये एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।